ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये कहा है रक्षा मंत्री ने कि पिक्चर अभी बाकी है, ये तो सिर्फ ट्रेलर था। और इसी के साथ एक नए सिरे से उन्होंने देश की सेना, देशवासियों में एक हौसला बढ़ाया है। लेकिन बात जब पाकिस्तान की होती है तब रक्षा मंत्री ने उन्हें भी सुना दिया कि कागज का है ये लिबास, संभल कर चलो चिरागों के शहर में, क्योंकि तुम नशे में हो। अब सवाल यही है कि पाकिस्तान एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोल रहा है। सबसे पहले तो अपनी रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने अपनी ही संसद में लोगों की आंखों में धूल झोंका। सोचिए, पाकिस्तान के लोग उनकी बातों पर विश्वास कर कर के सड़कों पर जश्न मनाने निकल रहे हैं, और उनका तो फैक्ट चेक विदेशी अखबार भी कर रहे हैं, उनके खुद के अखबार भी कर रहे हैं। उन्होंने एक विदेशी अखबार का हेडलाइन डाल दिया था जिसमें पाकिस्तान की वायुसेना की खूब चर्चा और प्रशंसा थी। बाद में जब फैक्ट चेक हुआ तो पता चला उन्होंने ऐसा कुछ छापा ही नहीं था। एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं, झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोल रहे हैं, जनता की आंखों में अपने धूल झोंक रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत कदम संभल संभल कर आगे रख रहा है। एक तरफ जश्न भी है ऑपरेशन सिंदूर का, तो दूसरी तरफ आगे क्या होगा इस पर भी पूरे देश की नजर है। तीसरी तरफ इस देश में विपक्ष सवाल भी पूछ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप से लेकर तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न तो पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार जवानों के बीच जाकर उनके शौर्य को सलाम कर रहे हैं और 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से तीनों सेनाओं का आभार जता रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे तो यहाँ भी उन्होंने सेना की वीरता को नमन किया और जवानों की हौसला अफजाई की। भारत माता की! भारत माता की! भारत माता की! कागज का है लिबास। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है। भुज एयरबेस पर जब राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे थे तो उनके पीछे आकाश एयर डिफेंस मिसाइल दिख रही थी, जिसने पाकिस्तान के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देकर उसकी मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान की फौज को संदेश देना चाहूंगा, कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के, क्योंकि तुम नशे में हो। राजनाथ सिंह ने जवानों को मिठाई खिलाकर उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई दी। साथियों, आपने पाकिस्तान में मौजूद टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की है, मगर पाकिस्तान फिर से इस कोशिश में लग गया है कि ध्वस्त हुए आतंकी ढांचे को फिर से खड़ा किया जाए। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। जहां भारत का जोश हाई है, वहीं सैन्य ठिकाने तबाह होने के बाद पाकिस्तान भारत के सामने बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर 18 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। अब दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच फिर बातचीत होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह पिट चुकी पाकिस्तानी फौज की सच्चाई को छिपाने के लिए पाकिस्तान कैसे कैसे झूठ गढ़ रहा है, ये देखकर खुद पाकिस्तानी भी शर्मसार हो रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान एक बार फिर झूठ बोलकर एक्सपोज हो गया है। हार छिपाने को लेकर पाकिस्तान ने ब्रिटेन के अखबार द डेली टेलीग्राफ का पूरा फ्रंट पेज ही मॉर्फ कर दिया और उसके पेज पर ये झूठ चिपका दिया कि पाकिस्तान की वायुसेना आसमान की बेताज बादशाह है, लेकिन उसने नकल में भी अकल नहीं लगाई। देखिए इसमें कैसे स्पेलिंग गलत, लेकिन इसके पीछे बड़ी साजिश थी। इस पेज को हार छिपाने के लिए गढ़ा गया था और संसद में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अखबार के इसी फर्जी पन्ने का हवाला देकर पाकिस्तानियों को मूर्ख बनाया और बेशर्मी से तालियां बटोरी। पाकिस्तान लाख झूठ बोल ले, लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, और पाकिस्तान की आवाम ही नहीं, उसके पूर्व मिलिट्री अफसर भी उसके पिटने का सच सामने ला रहे हैं।
पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने कबूल किया कि ब्रह्मोस के दनादन हमले में पाकिस्तान के भुलारी एयरवेज का हैंगर उड़ गया और उसका अबैकस खाक हो गया। सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने भी कबूल किया कि भारत की जवाबी कार्रवाई में भुलारी एयरबेस पर जो 7 लोग मारे गए, उनमें से एक एयरफोर्स का अफसर था और बाकी 5 लोग पाकिस्तानी एयरफोर्स के टेक्निकल स्टाफ थे। 4 दिन में ही घुटने टेककर सीजफायर के लिए गिड़गिड़ाने वाले पाकिस्तान के नकलची प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ कल अपने एक एयरबेस पहुंचे थे। इससे पहले वो टेंट हाउस वालों की मदद से खड़े किए गए एक फर्जी सैन्य मोर्चे पर जाकर टेंट पर चढ़ गए थे। लेकिन पीएम मोदी साफ कह चुके हैं कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। फिलहाल पाकिस्तान की पहचान पूरी दुनिया के सामने यही बनी है कि वो आतंकियों की अशगाह वाला देश है, जिसकी धरती का इस्तेमाल सिर्फ आतंकी करते हैं, जिसमें उसकी कायर सेना की भी सहमति होती है। आज तक ब्यूरो। सबसे पहला सवाल आप ही से शहजाद पूनावाला जी। देखिए, बहुत सारे ये सच्चाई है कि सरकार बार बार कह रही है कि अभी ऑपरेशन जारी है, लेकिन इसी के साथ साथ सवाल भी विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा है कि बहुत बड़ा मौका था और ट्रंप के हस्तक्षेप को लेकर। इन दोनों पर आपका पॉइंटेड जवाब चाहिए। सबसे पहले भारतीय सैन्य शक्ति के पराक्रम, साहस और शौर्य के लिए एक बार जोर से नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की। देखिए, एक नया नॉर्मल स्थापित किया गया है ऑपरेशन सिंधु के द्वारा कि अब मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं, मुंह तोड़ जवाब स्टेटस होगा। की आशा नहीं, अब ब्रह्मोस की भाषा होगी। अब न्यूक्लियर गीदड़ भपकी नहीं, न्यूक्लियर देश में घुसकर 9 आतंकी कैंपों को और 11 मिलिट्री बेसेस पर हम हमला करेंगे। अब गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। अब दिन में तारे नहीं, रात को उजाले दिखाए जाएंगे, सूर्योदय किया जाएगा और एक्ट ऑफ टेरर को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। ट्रेड, टेरर, टॉक्स और पानी एक साथ नहीं चलेंगे, ये आज हमने स्थापित कर दिया। और एक बार और भी कही है राजनाथ जी ने कि ऑपरेशन सिंदूर तो केवल एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। प्रोबेशन पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने कोई गलती की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। परंतु देखें, न्यू नॉर्मल तो हो चुका है, हमारा देश का न्यू नॉर्मल अब स्थापित है। अब 26/11 वाली स्थिति नहीं है, पर कुछ लोग ओल्ड नॉर्मल पे अभी भी है। कर्नाटका कांग्रेस के नेता कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर शो ऑफ के लिए था। कितने आतंकी मारे हुसैन दलवाई पूछते हैं। इमरान मसूद बोलते हैं कितने बॉडी बैग्स लाए गए। उदित राज बोलते हैं सिंदूर नाम सांप्रदायिक है, धर्म देखकर मारा गया, सांप्रदायिक नहीं था। अजय राय और चन्नी जी ने तो सबूत मांगे थे, रफाल का मखौल उड़ाया था। आतिशी मारलेना बोलती है, जिनके पिता और माता जी ने अफजल गुरु का समर्थन किया था, कि पाकिस्तान ने तो हार नहीं मानी। अरे 65 में मानी क्या, 71 में मानी क्या, 99 में मानी क्या। और देखिए ना, 2 शरीर एक जान, कांग्रेस और पाकिस्तान बोले एक ही जुबान। मतलब कांग्रेस पार्टी बोल रही है या डीजे आईएसपीआर, समझ में नहीं आता। ये वही कांग्रेस पार्टी है आज जो फिर से प्रमाण मांग रही है। सर्जिकल स्ट्राइक पे भी मांगा था, बालाकोट एयर स्ट्राइक पे भी मांगा था। इसीलिए मैं आज पूछना चाहता हूं, और देखिए लास्ट 10 सेकंड लेता हूं। कांग्रेस और पाकिस्तान में एक और सिमिलैरिटी है, दोनों डिलुलू में है। डिलुलू पता है क्या है? डिलुलू एक पार्टी है 99 जीतती है तो बोलती है हम जीत गए, और दूसरा है 9 आतंकी कैंप दबा हो गए, 11 मिलिट्री बेस पर हमला हो गया और बोले हम जीत गए। तो देखिए यहां पर दिखेगा, कहीं सुप्रिया कहीं शाहबाज एक ही एनर्जी से काम करते हैं। चलिए अजय जी, माइक उठाइए और जवाब दीजिए। अपनी पार्टी को भी डिफेंड कीजिए। अमीक मनवन मुस्कुरा रहे हैं, वो भी मानते हैं। अपनी पार्टी को भी डिफेंड कीजिए और साथ ही ये वक्त है एक आवाज भारत से जाए। जो शाहबाज कह रहा है उसकी भाषा हम देश के अंदर क्यों बोले कि हम हार गए? पहले भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हमारे साथी ने बड़ी अच्छी बात कही और वाकई पिक्चर के अच्छे जगदीप के भूमिका में है। मैं जगदीप बनने के लिए इनको धन्यवाद देता हूं। पर ओरिजिनल पिक्चर जो थी सेना ने दिखाई थी पूरे देश में, और सेना जिस तरह से पाकिस्तान में जाकर के 100 से ज्यादा आतंकवादियों को जमींदोज की, इसके लिए सेना के पराक्रम को पूरा देश सैल्यूट करता है, सलाम करता है। हम सब मिलकर के, पूरे देशवासी ये चाहते थे, जिस तरह उत्साह के साथ देश, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक साथ खड़े थे, देश का सभी वर्ग, सभी धर्म और सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ सेना के पराक्रम के साथ मनोबल ऊंचा करने के लिए खड़ी थी। हम पूरे देशवासियों को भी नमन करते हैं कि जब देश पे संकट आए तो सब एक साथ रहना, भाजपाइयों के साथ सियासत मत करना। आज भाजपाई सियासत कर रहे हैं,
सबने देखा। मैं कहता हूं वो कौन है चाचा इनका ट्रंप? ये कौन होता है सीज फायर कराने वाला जब देश उत्साह में था? हम पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की स्थिति में थे, पाकिस्तान को टुकड़ों में बांटने की हमारी क्षमता हमारी सेना की थी और हम सब चढ़ चुके थे। अंजना जी जैसे बहुत सारे साथी हम भी चाहते थे कि हम कराची में जो है म्यूटेशन कराएं। फिर क्या हुआ? अचानक ये कौन आया व्यापार करने? क्या ये देश व्यापारियों के हाथ में है या देश इस देश में लीडर है या ये डीलर है? ये डीलर नहीं चाहिए, इस देश को लीडर चाहिए। पराक्रम सेना का है, उसको सभी लोग सैल्यूट कर रहे हैं। सेना के पीछे छुप करके कुछ लोग इस देश में राजनीति और सिर्फ सियासत करना चाहते हैं, वो सुन लें। ये देश सदियों से मजबूत रहा है, आज भी है और सदियों तक मजबूत रहेगा। 140 करोड़ देशवासी, जब भी देश पर संकट आएगा, संप्रभुता और अखंडता पर प्रश्न आएगा, हम सब साथ होंगे, सेना के साथ होंगे, अपने विचारों को, अपने मतभेदों को भुला करके देश के साथ होंगे। देश पहले है, देश के बाद कोई है। 10 सेकेंड। लेकिन एक उप मुख्यमंत्री हैं अभी मध्य प्रदेश के और एक मंत्री हैं। भाई इन दोनों को भाजपा के लोग सलाम कर रहे हैं, उनको बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा उस दोनों व्यक्ति ने देश की अखंडता और संप्रभुता के साथ कहीं ना कहीं प्रश्न लगाया है। हमारी बहादुर बेटी जो सोफिया है उसके साथ प्रश्न लगाया है, पर भाजपा के लोग अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किए। मैं पूछना चाहता हूं, तुम सेना के साथ हो, मोदी जी और अमित शाह जी और प्लस जो इनके अध्यक्ष है राष्ट्रीय, आप सेना के साथ हो या अपने मंत्री को बचाने के साथ हो? या सियासत के साथ हो या देश के साथ हो? राष्ट्रहित प्रथम है, राष्ट्रहित आगे है और राष्ट्रहित आगे रहना चाहिए। देखिए, जिस ऑर्डर में पूछा उसी ऑर्डर में जवाब देता हूं। अच्छा है, एक उनके दूसरे प्रवक्ता है सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने तो कहा था कि किसी को बाप बना दिया, इन्होंने चाचा बोला है। आप ही के चाचा ने कल 6 बजे के शो में अंजना ने दिखाया है, ट्रंप चाचा ने मान लिया कि मध्यस्थता नहीं की, मदद की, और यही चीज थरूर बोल रहे थे, परंतु थरूर अपने सांसद को नहीं मानेंगे और ट्रंप चचवा का कितना मानेंगे। ये समझ में नहीं आता कि ट्रंप में ऐसा क्या विदेशी नेतृत्व इनको हमेशा ही पसंद है। अब कहीं उधर उधर मत सोचना, मैं एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की बात कर रहा हूं, आप कहीं और चले मत जाना। परंतु मैं बताता हूं मध्यस्थता क्या होती है। मध्यस्थता वो होती है जब चाचा नेहरू जाते हैं 1948 में और कश्मीर सौंप कर आते हैं यूनाइटेड नेशंस को पटेल जी के खिलाफ जाकर। जब 1966 में ताशकंद में मजबूर किया जाता है लाल बहादुर शास्त्री को जाने के लिए और सोवियत यूनियन द्वारा ब्रोकर किया जाता है। जब IWT वर्ल्ड बैंक के द्वारा ब्रोकर किया जाता है, आज उसी IWT को हमने लात मारा और अजय बांगा यहां पर थे, उन्होंने कहा मेरा कोई मतलब नहीं, वर्ल्ड बैंक का कोई मतलब नहीं, इंडिया को जो करना है करो। इसको बोलते हैं मजबूत नेतृत्व। और मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आपको पता है 71 के युद्ध के बाद 81 में इंदिरा गांधी ने न्यूक्लियर डील के सीक्रेट बिलावल भुट्टो के दादा मतलब नाना जुल्फिकार अली भुट्टो को ऑफर किया और ये यूनाइटेड स्टेट्स में और सारा डॉक्यूमेंट सामने आया है और 2013 के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है जब इनकी सरकार थी। अब मुझे बताइए कि 71 में आप देश के दुश्मन को न्यूक्लियर सीक्रेट देना चाहते थे, ये किस प्रकार का आपका रवैया था? आज मुझे बताइए, और मैं आपको डॉक्यूमेंट भी दिखाना चाहता हूं कि कौन सा डॉक्यूमेंट था जिसमें इंदिरा गांधी ने देश के न्यूक्लियर सीक्रेट देने की बात की थी। और आप देखकर सुन हो जाएंगे, चकित हो जाएंगे। मैं पढ़कर सुनाता हूं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अनेबल टू अंडरस्टैंड रिपीटेड टॉक ऑफ न्यूक्लियर ब्लैकमेल by the government of Pakistan. I have explained in my letter to Prime Minister Bhutto and the peaceful nature and economic purpose of the nuclear experiment and stated that India is willing to share her nuclear technology with Pakistan. ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट है 1971 का। इंदिरा गांधी ने हमारे साथ क्यों धोखा किया, बताइए। दोनों पर करता हूं। पहली बात कि ठीक है, इनको चाचा पे प्रॉब्लम है, इनको पापा ही इनको रहने देते हैं, ट्रंप इनके पापा ही हैं। मैं नहीं कुछ कहूंगा। सुनिए, तो किसी को राजमाता बनाइए और आप किसी को अपना बाप घोषित कीजिए, हमें क्या उससे? बीच में नहीं। एक बड़ा झूठ यहाँ फैलाने का प्रयास हुआ। इंदिरा जी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटा, आज तक इनको प्रॉब्लम हो रही है। इंदिरा जी का जब नाम आ रहा है तो कई पापाओं को दिक्कत हो रही है। मैं समझता हूं क्यों दिक्कत हो रही है, और भक्तों को भी दिक्कत हो रही है। होने दीजिए। देश को यदि मजबूत किया किसी ने तो इंदिरा जी ने किया, और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटने का काम। दूसरी बात, ये कहते हैं 54 सैनिकों की बात। 77 में आपकी सरकार आई थी भाई, अटल बिहारी जी वाजपेयी जी उसमें मंत्री थे, अडवाणी जी मंत्री थे। 2001-2 के बाद जब कारगिल युद्ध के बाद जो समझौता हुआ उसमें मुशर्रफ इस दिल्ली में आए। क्या इंदिरा गांधी ने हमारे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ऑफर किए थे? हाँ या ना? बीच में हाँ या ना? बीच में नहीं बोलता। हाँ या ना बोलिए ना। हाँ या ना क्यों नहीं बोल पा रहे? सच बोलते हैं। सच स्पेसिफिक सवाल पूछा गया, उसका जवाब दीजिए ना भाई। 71 के बाद क्या आपने ऑफर किया था? हाँ या ना? सुना रहा हूं आपको। 77 में आपकी सरकार थी, क्यों नहीं ये काम किया? फिर 2000 में
वाजपेयी जी ने ऑन रिकॉर्ड, जब मुशर्रफ और वाजपेयी जी में समझौता हुआ, क्लियर कर दिया कि नहीं वहां कोई 54 सैनिक जो है नहीं थे। ये जाकर देखिए, पढ़िए, पढ़ते नहीं है आप। और दूसरी बात, न्यूक्लियर डील की बात की है। मैं न्यूक्लियर डील पर किताब लिखा हूं, भारत की अमेरिका संबंध और परमाणु संबंध पर। ये गलतफहमी मत यहाँ पैदा कीजिए, झूठी बात। न्यूक्लियर इंडिया बनाने का काम इंदिरा जी का था। न्यूक्लियर इंडिया बनाने का नाम बात अटल बिहारी वाजपेयी जी का था। और न्यूक्लियर को विश्व में भारत को स्थापित करने का काम मनमोहन सिंह का था। ये तो न्यूक्लियर के डर गए। 99 में भी न्यूक्लियर इंडिया थी, अटल जी ने नहीं डरा। मैं तो अटल जी की बात कर रहा हूँ, फिर भी इंटरवेंशन चाहता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी आपके प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री थे, फिर क्यों मुझे लग रही है अटल बिहारी वाजपेयी शिव जी से भी प्रॉब्लम है। मोदी जी की गान इतनी ज्यादा हो गई है कि इनको अटल बिहारी वाजपेयी से दिक्कत है। ऐसा मनमोहन सिंह से जो इंदिरा गांधी वाली इंदिरा जी से दिक्कत हो सकती है, अटल जी से क्यों दिक्कत हो रही है आपको? अटल जी से क्यों दिक्कत हो रही है? अटल जी के बारे में जानते हैं? बोले मैं जवाब ले लूंगी। दो लाइन का, सिर्फ 2 लाइन में टोक दूंगी। इंदिरा गांधी जी ने ये हमारे न्यूक्लियर पार्क को ऑफर किया था। ये 2013 में सामने आया और अखबारों में छपा। अगर ये गलत था तो उनकी सरकार का उस समय का स्टैंड बता दे। मोदी जी का उस समय का स्टैंड बता दे, क्या था उनकी सरकार का स्टैंड? उस समय का स्टैंड बता दो कि आपने खारिज किया इसको। इंदिरा गांधी ने हमारे न्यूक्लियर पार्क को ऑफर किया था। आइए जांच करवाइए, सर्वदलीय बैठक में इस पर भी चर्चा होगी। मोदी जी को कहिए। उपाध्याय जी, प्रोफेसर उपाध्याय जी, आपने इतना झूठ बोला है कि मैं अगर उसका जवाब देता रहूं तो बहुत टाइम निकल जाएगा। लेकिन फिर भी ऑन द फैक्ट, ऑन द रिकॉर्ड बता दूं, आगरा में कोई समिट जो हुआ था उसमें कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ, कोई समझौता नहीं हुआ। इस बात को आप लोग चेक करिए, ये झूठ बोलते रहते हैं। मैं बताता हूं, समिट के बारे में आप जानते ही नहीं। लालकृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे, मुशर्रफ से बात हो रही थी तो कहा कि हम लोग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी कर लेते हैं, मतलब एक दूसरे के अपराधी को सौंप देते हैं। बोला मुशर्रफ ने कोई दिक्कत नहीं। आडवाणी जी ने छूटते हुए कहा दाऊद इब्राहिम को पहले सौंप दो। फिर इनको ये पता नहीं है। लेकिन कुछ महीने बाद क्या हुआ था? मैं और जोड़ना चाहता हूं, आगरा समिट में ये बात हुई थी कि आपके देश में जितने सैनिक हमारे हैं, आपको लिस्ट दी जाती है, आप उनको सौंपिए। चूंकि पाकिस्तान का चेहरा दुनिया के सामने नंगा होता कि 1971 से लेकर के अब तक उन्होंने रखा हुआ है हमारे सैनिक को, वो मुकर गया। और आगरा समिट के बाद कुछ हुआ नहीं भारत और पाकिस्तान के बीच। आप ये भी चेक करिए कि भारत में सबसे पहले किसने कहा कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकता। वो एनडीए की सरकार का स्टैंड था, मनमोहन सिंह का नहीं था ये कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकता। ये तो टेरर से 2008 में जब हमला हुआ मुंबई पे और इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि हम हमला कर सकते, ये डर गए। इतना डरपोक प्रधानमंत्री भारत ने झेला, इतना डरपोक नेतृत्व झेला। आज जब ये इंदिरा गांधी वर्सेस मोदी जी की तुलना होती है, मुझे बड़ी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद जितने इनके प्रधानमंत्री हुए, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, मनमोहन सिंह, सब फुस निकले। उनकी तुलना नहीं होती इंदिरा गांधी से। अब तुलना होनी नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी का समय अलग था। मेरा क्या कहना है कि जब राष्ट्र युद्ध के माहौल में हो और जब राष्ट्र एक लड़ाई लड़ रहा हो भीषण और दुनिया में एक महाशक्ति बनकर उसको उभरना हो, तो कांग्रेस जैसी घटकर हैं अभी कि युद्ध चल रहा था तो आप पीओके ले लेते। तो मेरा कहना, खड़े होने के पहले एक मेनू कार्ड बता के देते थे हमें, ये मेनू कार्ड है, पीओके लोगे तो तुम्हारे साथ है, पीओके नहीं लोगे तो तुम्हारे साथ नहीं है, 9 ठिकाने उड़ाओ। अरे सरकार की रेस्तरा समझ लिया आपने सरकार को? ये कैसे खड़े हैं? दिक्कत क्या है इनकी? आप देखिए, जिस दिन 9 ठिकाने उड़ाए भारत ने, राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। ऐसा उजड़ा हुआ राहुल गांधी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा था। इतनी दबी हुई आवाज राहुल गांधी की जीवन में नहीं देखी थी, क्योंकि उसका भी जवाब मिला। इनकी गंदगी देखिए, दिमाग में तुम्हारे जैसे कमजोर मिश्रा जी, दिमाग का इलाज कराइए, दिमाग का इलाज कराइए। पीएम बता सकते थे, ये तरीका ठीक नहीं। मिस्टर उपाध्याय, मिस्टर उपाध्याय, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, क्यों मैं जब भी मिर्ची लगाता हूँ, ये लोग पॉपकॉर्न की तरह मेंढक की तरह कूदते रहते हैं। मैं मिर्ची बहुत अच्छा लगाता हूँ, आपको भी बेनकाब करूंगा। मैडम इनको चुप कराइए पहले, आप चुप होइए पहले। आपको मिर्ची लगती है, बाद में बात करेंगे। आप समझिए, उसको पहली बार राहुल गांधी जी को एहसास हुआ, अरे ये देश तो बहुत मजबूत लोगों के हाथ में, वो थोड़ा घबरा गए। वो इंतजार कर रहे थे ताका झाकी कुछ मिले। अब मैं सीरियस टॉक पे आता हूं। देखिए, युद्ध जीतने का एक बहुत बढ़िया तरीका होता है, युद्ध को टाला भी जाए, युद्ध को ना भी होने दिया जाए और दुश्मनों को डरा भी दिया जाए। जो भी सरकार ने संतुलित फैसला लिया है, दुनिया की मीडिया लिख रही है कि भारत की सैन्य शक्ति को दुनिया ने परखा, दुनिया ने देखा और चाइनीज मिसाइल सब फुस उड़ गया। चीन भी एक्सपोज हुआ इसमें, इनको दर्द हो रहा है इस बात से। तो मेरा कहना है कि भारत जब महाशक्ति बने और कांग्रेस
देश के खिलाफ बात करें इस माहौल में, तो देशवासी को सोचना है कांग्रेस के बारे में। अखिलेश जी ने सवाल सुन लीजिए। अखिलेश जी ने कहा है कि जीत का जश्न मनना चाहिए, सीज का नहीं। लेकिन ये फैसला तो सरकार और सेना ही करेगी ना कि हमें अगला कदम क्या करना है या नहीं करना है। काश ऐसा होता कि हमारी सरकार फैसला करती तो आज हम लोगों पर कोई देश में जो 140 करोड़ लोग बैठे हैं इन्हें दुख नहीं होता। माइक ऊपर। मैं सिर्फ एक बात इतना ही कहना चाहता हूँ, हाँ। पहलगाम में हमारे लोग मारे गए, शहीद हुए, उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया, क्योंकि जंगों का फैसला, स्ट्राइक का फैसला पॉलिटिकल फैसला होता है। उन्होंने आदरणीय राहुल जी से, एलओपी से, माननीय अखिलेश जी से, पूरे देश की पार्टियों से बात करा और पूरे देश ने एक स्वर में ये कहा कि प्रधानमंत्री जी हम आपसे कोई सवाल नहीं करना चाहते हैं। हमारे बहनों का जिन लोगों ने सिंदूर उजाड़ा है उनसे भारत को इंतकाम लेने के लिए आगे बढ़ना है। हमारी फौजें आगे गई, पूरा देश एक स्वर में, पूरा पक्ष, पूरा विपक्ष। इतना समर्थन तो इंदिरा जी को भी नहीं मिला होगा जितना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। ऐसा मौका था कि पीओके जो आतंकवाद की भट्टी है, पाकिस्तान जो आतंकवादी देश है, उसको नेस्त नाबूद करके हमको वापस आना था। हमारी फौजें आगे बढ़ रही थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनका फॉरेन सेक्रेटरी रूबियो कह रहा है कि हम 24 घंटे से दोनों सरकारों से डील कर रहे थे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों से बात कर रहे थे, तब हमने ये फैसला लिया। भैया फौज को आगे भेजा। भारत सरकार की तरफ से, रूबियो से, डोनाल्ड ट्रंप से कौन नेता था जो डील कर रहा था कि सीज फायर हो? भारतीय जनता पार्टी का एक नेता कहता है हमारी सेना तो जंगी नहीं लड़ रही थी, तो सीज फायर काहे बात का हुआ? चलो यहां से आगे आ जाओ। देखो, पाकिस्तान जितना बड़ा खतरा है, आज हमें मालूम है कि सबसे बड़ा खतरा उसके साथ जो देश खड़ा है वो चीन खड़ा है। हम आज अगर आपस में लड़ेंगे, खुदा न खास्ता, भगवान न करे, ईश्वर न करे, माइक, माइक, माइक। कल कोई ऐसा दिन दोबारा आया, क्योंकि पाकिस्तान पलटेगा। अगर हम ऐसे डिवाइड हो गए तो हम लड़ नहीं पाएंगे। तो आज क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं चाहिए एक ऐसा ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, पूरे देश को इकट्ठा करें और खुद प्रधानमंत्री उस मीटिंग का चेयर करें और हम दोबारा ये फैसला करें कि जो आतंकवादी देश है, और हम दोबारा एक बार सोचें कि इंदिरा जी ने, जब अमेरिका ने यूएसएसआर के जरिए दबाव बनाया बांग्लादेश के मामले में, तो इंदिरा जी नहीं मानी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब मरहूम हमारे, उन पे दबाव बनाया अमेरिका ने, उन्होंने डील नहीं करी। भारत का कौन सा नेता है जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से डील कर रहा था कि सीज फायर हो? पूरा देश के में गुस्सा है, एक एक नागरिक गुस्सा है कि हमारी फौजों को वापस क्यों बुलाया गया। तो ये कौन नेता था? उस नेता का नाम बताओ। भी बोले एक आवाज जानी चाहिए। अंजना जी, जब आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया तो मैं थोड़ा सोचा था कि एक अच्छी बहस होगी। ये नहीं मालूम था कि सीज फायर हो गया है और यहाँ भी युद्ध जारी है। स्टूडियो में जिस तरीके से युद्ध जारी है, एक दूसरे पर जिस तरीके से हमले किए जा रहे हैं, मुझे लगता है कि जो सीज फायर के पीछे की जो भावना थी वो हवा में उड़ गई है। बहुत गंभीरता के साथ हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए कि आखिर जो सीज फायर है क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या किसी के दबाव में हुआ है, किसी के दबाव में नहीं हुआ। उल्टे हम ये देख रहे हैं कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के ऊपर झूठे, अनर्गल, अफवाह, अटकलें सब डाले जा रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज़्यादा खराब स्थिति नहीं हो सकती देश की। युद्ध के दौरान हमने देखा कि भारत और जो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सारा विपक्ष, सारा सत्ता पक्ष एकजुट था। सबने एक स्वर में कहा और प्रधानमंत्री जी ने भी यह कहा कि एकजुट होकर हमने पाकिस्तान को संदेश दिया है। लेकिन आज जो स्टूडियो में जो नज़ारा दिखाई पड़ रहा, मुझे तो लगता है कि ये अभी युद्ध जारी है और इसका बहुत ज़्यादा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी। ये बहुत अफसोसजनक है और मैं इस पर क्या बोलूं। और वो भी तब जब हम अपने पूर्व नेताओं के बारे में ऐसी बातें करते हैं जो अनर्गल हैं, जो झूठ हैं, जो अफवाह है। हम इंदिरा गांधी के बारे में ये नहीं बताते कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। हम ये नहीं बताते कि जब करगिल की लड़ाई चल रही थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किस तरीके से क्लिंटन को जवाब दिया था, जब क्लिंटन ने फोन करके कहा कि अब आप थोड़ा सीज फायर कर लेते हैं। उन्होंने कहा मेरी 2 शर्तें हैं।
सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान हिंदुस्तान की जमीन पर अगर 1 इंच भी है, जब तक वापस नहीं जाएगा तब तक हम उससे कोई बात नहीं करेंगे। यह था हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का इकबाल कि मुल्क के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। और क्लिंटन के पास अटल बिहारी वाजपेयी नहीं गए थे, न क्लिंटन ने अटल बिहारी वाजपेयी को फोन किया था। कैमरे के सामने और सोशल मीडिया पे बार बार कह रहा है कि मैंने करवा दिया, नहीं तो लाखों लोगों की जान जाती। मैं ये मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने अगर कोई फैसला किया है तो सोच समझ के फैसला किया। हम सब लोगों को उनके साथ होना चाहिए। जितने सवाल वो उठा रहे हैं उसका जवाब। मैंने अमीक जी और आशुतोष जी दोनों की बातों को बड़े संयम से बिना एक भी बार हस्तक्षेप किए नहीं चाहूंगा कि आप मेरे सवाल का जवाब दें। नहीं, मैं गुजारिश करूंगा आप मेरे सवाल का जवाब ना दें। अंजना जी, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, आपने 3 उस साइड पैनलिस्ट रखे, 2 इस साइड रखे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आपका शो है, पर कोई हस्तक्षेप ना करे, जैसे हमने भी शांति से सुना है। अब देखिए, सबसे पहले आते हैं, मैं तो वैसे बर्थ से मुस्लिम हूँ, परंतु मैंने एक बात हमेशा पढ़ी है, सीखी है, समझी है कि परस्पर विरोधे तु वयम पंचशते शतम विग्रह परस्तु पंचाधिक शतम। मतलब कि जब बाहर की ताकत होती है हमारे खिलाफ, तब 100 बनाम 5 नहीं होते पांडव और कौरव, 105 हो जाते हैं। परंतु यहां पर उन्होंने कहा कि हम एक साथ थे। डीजीएमओ ने कहा सीज फायर नहीं हुआ है, डीजीएमओ ने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आप बीजेपी की मत मानिए, आप मोदी जी की मत मानिए, आप राजनाथ जी की मत मानिए, डीजीएमओ की तो मानिएगा ना साहब कि सीज फायर नहीं हुआ है, अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पर यहां पर आर्मी के वर्जन को क्वेश्चन किया जाता है। एक सेकंड, मेरी बात हो जाने दीजिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा देश एकजुट था। मैं एड्रेस करना चाहता हूं, सिद्धरमैया पाकिस्तान पे कार्रवाई मत करो, तारिक कर्रा पाकिस्तान से बातचीत करो, सैफुद्दीन सोज पाकिस्तान बोल रहे हैं नहीं किया है तो क्यों मानते नहीं हो, लेफ्ट का प्रोटेस्ट आज हुआ है कि आईडब्ल्यूटी को क्यों सस्पेंड किया गया, संतोष लाड कर्नाटका के मंत्री आईडब्ल्यूटी को काहे सस्पेंड किया है, विजय वड़त्तीवार पाकिस्तान को क्लीन चिट, कर्नाटका के एमएलए आज मंजुनाथ जी बोलते हैं कि शो ऑफ किया गया सिंदूर में, आपकी नेत्री आतिशी मारलेना पाकिस्तान ने हाथ कहां जोड़े, रॉबर्ट वाड्रा हिंदुत्व जिम्मेदार है, लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी के कहते हैं कि पहलगाम करवाया गया, मतलब पाकिस्तान को सीधे सीधे क्लीन चिट। मैं केवल यहां पर बैठे हुए लोगों को पूछना चाहता हूं, ये एकजुटता है पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, ये सेना के मनोबल पर चोट करना रफाल का टॉय लेकर, या कहना चन्नी जी की तरह कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण के बाद भी विश्वास नहीं करता, या बॉडी का काउंट मांगना, ये एकजुट होना है। मैं पूछना चाहता हूं आशुतोष जी, अब बताइए कि वाजपेयी जी ने कभी सवाल नहीं पूछा इंदिरा गांधी जी से, यही अंतर है वाजपेयी जी में और राहुल गांधी में, उनकी तुलना भी नहीं हो सकती। आपने बोलिए अमित जी, मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझता, बल्कि अपना अपमान समझता। अंजना जी, अंजना जी एक सेकंड, क्योंकि मैं एक मुस्लिम हूं, मेरे साथ ये बोला जा रहा है नहीं, क्योंकि मैं एक मुस्लिम प्रवक्ता देश की बात बोल रहा है, तो आशुतोष जी कह रहे हैं कि मैं एक मुस्लिम भारतीय की बात का जवाब नहीं देना चाहता हूं। मैंने एक सवाल पूछा, इंदिरा गांधी का 1971 का लेटर बताया, 1971 के लेटर पे जवाब नहीं, क्या इंदिरा गांधी ने 93,000 सोल्जर छोड़े थे नहीं छोड़े, क्या सामने हमने 15,000 किलोमीटर छोड़ा था नहीं छोड़ा था, क्या हमको हमारा पीओके वापस मिला था नहीं मिला था, और बताइए 2004 के बाद मुंबई पे हमला, बेंगलुरु पे हमला, कोयम्बटूर पे हमला, चेन्नई पर हमला, दिल्ली में हमला, हैदराबाद में हमला, कौन सा एक्शन लिया इन लोगों ने? एक एक्शन नहीं लिया। हिंदुस्तानी है सारे, सभी जनता का जवाब देना होगा, तुम हिंदू मुस्लिम की जनता का जवाब देना होगा। जिस तरह के मंत्री ने 10 सेकंड अमित जमाई, नहीं बनी तो वो तो एंगेज एंड प्लीज स्टॉप। आप जल्दी से अजय उपाध्याय जी बोलिए, अजय उपाध्याय जी बोलिए। मंत्रियों ने खेला, सबने देखा, हमारी जो बहन थी वीरांगना सोफिया के साथ इन लोगों ने कैसा काम किया, आज भी वो मंत्री बना हुआ है। इनके उप मुख्यमंत्री सड़क का गुंडा कहने वाले, आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कहने वाले, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मैं कह रही हूं, में चील कौवे शहजाद जी, लेट हिम आंसर, शहजाद जी लेट हिम आंसर प्लीज। संकट के समय अच्छा जनता की बारी है, एक ही तरीका इनको चुप करने का, वरना हम सब खड़े हो जाएंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, इनको लड़ने देंगे यहाँ पे। गर्व कर रहा है, अरे सड़क पे थोड़ी है, रुक जाइए ना, कुछ सवाल की राजनीति बंद करो। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि जैसा सीज फायर पे काफी चर्चाएं हो रही हैं, तो सीज फायर नहीं हुआ है, सीज फायर नहीं हुआ, ये पाकिस्तान और कांग्रेस के नैरेटिव में अभी वही पूछना चाह रहा हूँ। तो देखो मुझे कहते हैं चुप कराइए, तुम्हें लगता है मेरे को तुम चुप करा लो, मैं नहीं हुआ, नहीं यार आज मेरी हालत समझो तुम लोग। एक माइक लो एक बार। पूनावाला जी आप प्लीज चुप हो जाइए, आप सभी
आप वरिष्ठ ऐसा है, लोग ड्रोन हैं का जवाब मैं S-400 से ही देता परेशान है, हूँ। चेहरा ड्रोन आएगा परेशान तो है। S-400 चलेगा इस कितना देश में। परेशान है, S-400 कितना चलेगा परेशान हम है, ये परेशान देखिए इनका चेहरा दिखा रहा। लोग। सवाल पूछिए आप। मैं बोल दूं जवाब। मेरा सवाल ये है कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई थी, उसी बीच जो है ट्रंप साहब का या अमेरिका की एंड से क्वेश्चन वो मतलब ट्वीट आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो गया है और हमने ये करा दिया है। उसके 2-3 घंटे बाद ही भारत के भी विदेश मंत्रालय से और पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहा जाता है कि हाँ सीज फायर हो गया है। यहाँ तक कि शाहबाज शरीफ, पाकिस्तान ने किया फिर इंडिया, आज दोनों की तरफ से हुआ और शाहबाज शरीफ जी ने भी मतलब यही कहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि सीज फायर हुआ है या नहीं हुआ है, आप इस बात को क्लियर दे दूं। आपने वो जंग ही नहीं हुई है। अंजना जी मेरे से पूछा सवाल। जंग ही नहीं हुई है तो सुनिए, सीज फायर छोड़ कहाँ दीजिए होगा? ना, चुप रहिए अब 2 मिनट। आप भाई साहब वो ट्वीट पूरा पढ़ा था ट्रंप का? अंजना ट्रंप का मैम, पूरा ट्वीट पढ़ा था, उसमें 1000 साल अंजना की मैम, युद्ध का भारतीय आप जनता मानते पार्टी हैं? का स्टैंड आप है। ट्रंप की बात मानते हैं, शाहबाज की मानते हैं, भारत के डीजीएमओ की बात नहीं मानते। यही तो चक्कर है कि हम कह रहे हैं कि डीजीएमओ की मानो, पर यहाँ पर पाकिस्तान को कोई, जैसे डिलूलू में कांग्रेस जीत गई चुनाव, वैसे पाकिस्तान जीत गया, सीजफायर हो गया, ये कहने के लिए आमादा है। अगर आपकी बारी आएगी सवाल तो पूछने दीजिए। नहीं, इनका ड्रोन बहुत चल रहा है। सर मैं आपसे बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि जैसे आज हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक ट्रेलर था, तो क्या पिक्चर में हम पीओके और पाकिस्तान को अपना हिस्सा मान सकते हैं? हाँ, मैं बता दूं, जवाब दूं। ऐसा है, सुनिए, 1994 का भारत की संसद का ये रेजोल्यूशन है कि जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में भी है उसका 1-1 इंच भारत का है और भारत उसके लिए हर तरीके का संभव प्रयास करेगा और उसका भारत में विलय होके ही रहेगा। इसमें कोई इफेंट नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता है फारूक अब्दुल्ला ने कहा, एक बार विपक्ष से भी सवाल है, बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी लेने, क्योंकि फारूक उनको भी अब्दुल्ला ने बोलना एक बार कहा, इनके अलायंस पार्टनर है, उन्होंने कहा है कि पीओके लेने की सोचना मत। पाकिस्तान ने कोट अनकोट चूड़ियां नहीं पहनी, इनके नेताओं ने और इनके अलायंस ने बोला पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर भूल जाओ। हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए जान भी दे सकते हैं, हम कभी उसके लिए जान देने से भी नहीं पीछे हटेंगे। मेरा सवाल कांग्रेस से ही है कि सारा देश अभी एक साथ है। आप लोगों ने भी बोला था कि सब एकजुट है, लेकिन फिर भी अभी कांग्रेस तो इसी बात पे अटकी पड़ी है कि मोदी जी ने सीज फायर क्यों किया, मोदी जी ने ये क्या किया, ये नहीं। कांग्रेस तो अभी भी बस ये देखने में लगी है कि बस विपक्ष क्या कर रहा है। बेटा इस बात की खुशी कम मना रही है कि भारत जीत गया। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और हम सभी खुशी मना रहे हैं। तभी तिरंगा झंडा हम लोग लेकर के उस समय भी चले थे, सेना के पक्ष में थे और आज भी पक्ष में उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। हम सब चाहते थे कि अच्छा मौका था देश में, सेना हमारा पाकिस्तान पहुंचने की स्थिति में था और पाकिस्तान पर कब्जा चाहते थे और भाजपा ने और सरकार ने उसको रोका। पहले बताना था, ये लोग खाली बोले खड़े हैं हम साथ में, किसने खड़े हैं ये नहीं बताया। आना चाहिए ना प्लीज उपाध्याय जी, इस पर हम बात कर रहे हैं, नॉन सीरियस बात कर रहे हैं। इनको मिर्ची लग रही है। देश के लोग पाकिस्तान पर कब्जा चाहते हैं और ये जो है मैं भी चलती हूँ, मैं भी चलती हूँ, चलिए ये व्यापारी नहीं चाहिए, इस देश को लीडर चाहिए। मेरा सवाल आपसे है कि हम बहुत देर से सुन रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो हम देशवासियों की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है और हक क्या जानने का कि लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या है, आगे क्या मकसद है, क्या चाहते हैं। लार्जर ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन सिंदूर का है कि आतंक में जो आतंकवाद करने वाली कोई भी मिट्टी है, जैसे 9 और 11 को ध्वस्त करके गाजा पट्टी की तरह वहां पे बना दिया गया है, आतंक को प्रायोजित करने वाली कोई भी मिट्टी होगी उसे मिट्टी में मिला देंगे और उस मिट्टी को न केवल ध्वस्त करेंगे। ठीक है, अब मैं छोटे-छोटे सवाल करूंगी, जल्दी जवाब देना होगा। आशुतोष जी, आपने भी इंदिरा गांधी जी की और उनके अचीवमेंट्स से, सर प्लीज सर आ जाइए आप लोग, मैं ही चली जाती हूँ, हद मचा दी है सर, प्लीज वेट सर। तो उनको रोका ना मैंने, रोका। पार्टी ने मना किया, पार्टी ने मना किया, मचा रहे हैं यहाँ देश, पार्टी ने मना किया, गंद मचा रहे हैं एक सेकंड। लेकिन क्या मोदी विरोध में इस बात को भी एक्नॉलेज करने से कई लोग पीछे हट रहे हैं कि पहली बार हमने आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में जाकर मारा है 9 आतंकी ठिकाने, 11 मिलिट्री जगहों पर, कुल 20 ठिकाने। उन्होंने 26 जगहों पर हमला किया और एक जगह वो विफल रहे। इस कामयाबी पर क्या टिप्पणी नहीं करनी चाहिए? क्या ये भारत के पॉलिटिकल नेतृत्व की बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, पहली बार टेरर अटैक के बाद पाकिस्तान में हमला करना? किसी ने मैंने तो सवाल खड़ा किया है क्या इसमें? मैंने तो मंजुनाथ, कांग्रेस एमएलए।
ठीक है, आप जा सकते हैं। पार्टी के प्रवक्ता किसी को बोलने नहीं देंगे। नहीं, ये ठीक बात नहीं है। जवाब नहीं है तो मैं इनसे ज्यादा मत फेंकिए। ये तो हाईजैक नहीं चलेगा भाई साहब। अमित जमाई जी, अमित जमाई जी, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बोलो। अमित जमाई जी, ये गलत बात है। शहजाद जी, गलत बात है। आई एम नॉट गोइंग टू अमित जमाई, अमित जी बोलिए, आप बोलिए प्लीज। बुलाइए उनको। ये खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, ये चूक हुई है सरकार से और इसलिए चिल्ला रहे हैं यहाँ। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे। ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मीडिया इंचार्ज आदरणीय अनिल बलूनी साहब से कि आप कह रहे हो, आपका प्रवक्ता आज तक के चैनल पे बोल रहा है कि कांग्रेस पाकिस्तान से मिली हुई है। कल प्रधानमंत्री जी को आदरणीय राहुल जी के साथ बैठना पड़ेगा, ठीक है। कल आदरणीय अखिलेश जी को बैठना पड़ेगा। अभी आप एक कमेटी बना रहे हो, जल्दी से सत्यप्रकाश जी, क्या पूरा देश का विपक्ष जल्दी से जो प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है वो पाकिस्तानी है? अमित जमाई जी, मैं दे दूंगी प्रवक्ता, जल्दी बोलिए। देखिए सुनिए, आपका जो साथ था उसको देश ने देखा कि आप चालाकी से, बहुत चालाकी से इस देश की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम कर रहे थे क्योंकि आप ट्रंप का तीर लेकर उड़ गए। मैं आज तक चलिए इसी के साथ हमें कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा। आप दोनों का जवाब नहीं हो गया। अच्छा खासा टाइम आप लोगों ने लड़ाई में यहाँ पर सबका, हमारे दर्शकों का भी बर्बाद किया है। लेकिन चलते चलते हमने सोचा है हल्ला बोल में हम आपको कुछ दिलचस्प जानकारी देकर जाएंगे, क्योंकि लड़ाई झगड़े के साथ क्यों कार्यक्रम का अंत करना है। तो क्या आप जानते हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, प्रवक्ता पाकिस्तान का, सेना का DGISPR, इसका पिता महमूद बशीरुद्दीन एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट था। महमूद पर UNSC ने 2001 में प्रतिबंध लगाया था। उस पर अलकायदा तालिबान के लिए फाइनेंसिंग प्लानिंग का आरोप लगा था। अलकायदा और तालिबान के लिए हथियार सप्लाई करने का उसका काम था और उसी का बेटा आज पाकिस्तान की फौज का प्रवक्ता बना हुआ है। बहरहाल इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।